अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नई सी सुबह में नए दिन के आगाज पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। आइए आप और मैं अपनी हसीन सी सुबह को बनाएं और भी खास एक दूसरे के साथ, और अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुसरतें और बहुत सारी कामयाबियाँ आएँ। जब भी नई सुबह आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द की पॉजिटिविटी को जो है वो बढ़ावा दें, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी करें, और अपने इर्द गिर्द अगर कुछ आपको नजर आ रहा है कुछ बेहतर करने की जहां पे गुंजाइश है तो अपना इनफरादी किरदार उसमें जरूर अदा किया करें, क्योंकि जिंदगी में जो है वो उसका कोई ना कोई मकसद, कोई पर्पज होना चाहिए। कभी ये मत सोचें कि अगर फलां काम कुछ बिगाड़ आपको दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे ने सही नहीं किया तो आप क्यों सही करें। कहीं ना कहीं से अगर शुरुआत होगी तो हालात और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो खुश रहने की कोशिश करें, और प्रोफेशनल लाइफ में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इर्द गिर्द सीखने को मिलती हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली लाने की कोशिश करें। और तब्दीली की अगर बात करें तो मौसम में भी तब्दीली हमें बड़ी खुशगवार सी दिखाई दे रही है, और मौसम का आज हाल क्या है ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद शहर के अगर मौसम की बात की जाए तो आज कम से कम जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम बड़ा ही खुशगवार, बहुत ही प्यारा है। सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, अपनी किरणें पूरे शहर पे बिखेर रहा है और रोशनी दे रहा है, ताकि आप अपनी जो सुबह है उसको मज़ीद हसीन, मज़ीद खूबसूरत बना सकें। अपने काम काज के औकात में कोशिश करें, क्योंकि मौसम तो बहुत खूबसूरत है, तो जितना अच्छा मौसम होता है वो आपके मूड को भी उतना अच्छा करता है। तो काम काज हैं वो आपके बेहतर और आसान अंदाज से पूरे होंगे, क्योंकि दिन भर का जो मौसम है अगर उसके शेड्यूल का आपको पहले से आइडिया हो कि आज पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है तो आप बेहतर तरीके से अपने काम को जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। और मौसम अच्छा है, साथ में जो है वो ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चलती हैं, तो इन हवाओं से, बदलते हुए मौसम से, इस तब्दीली से खुद को महफूज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें और खाने पीने का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, और दिन जो है जैसे जैसे गुजरते हैं हमारी कोशिश होती है कि हालात हाजरा में जो चल रहा है उससे रिलेटेड हमें चीज़ों से अपडेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियासत के मैदान में क्या तब्दीलियां आई हैं, हुकूमत साजी के हवाले से मराहिल में कितनी तेज़ी दिखाई दे रही है। इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद अब हुकूमत कौन बनाएगा, हुकूमत में हुकूमती नशिस्तों पर आके आज़ाद उम्मीदवारों में से कौन है जो आकर बैठेगा और आगे जो है वो बागदौड़, मुल्की बागदौड़ संभालेगा। पंजाब के हवाले से स्पेशली बात करें, फैसलाबाद के हवाले से अगर देखें तो कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर, और इसी के साथ साथ बात करेंगे इकॉनमी पे भी कि हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है, कितनी बदहाली का शिकार है, उसमें कहाँ बेहतरी की और कैसे बेहतरी की गुंजाइश है। इस पर बात करने के लिए आज हम स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और दिन कैसे गुजर रहा है, मौसम तब्दील हो गया, मूड कैसा जा रहा है, काम की सूरत हाल कैसी जा रही है? थैंक यू जीनत। देखिए मौसम खासा बेहतर हो चुका है, और यहाँ पर पिछले दिनों में कुछ बादल भी रहे, बारिश भी हुई, ज़्यादा बताई गई थी, ताहम एक आध दिन हुई, खासा बेहतर हो गया है। धूप जो है वो दिन में खासी निकल रही है, और आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो ये मतलब ज़बरदस्त चल रहा है। आप सुनाएं? बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी तो बस इसी तरह से आती है, बाकी अवाम की तरह जो है मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। हुकूमत साजी के मरहले में आपको लगता है कोई तेज़ी दिखाई दे रही है, किसी तरफ नाव लगती हुई दिखाई दे रही है कि कौन मिल के अब हुकूमत बनाने जा रहा है, और हालात कब तक किस तरह से बेहतर होंगे, क्योंकि अवाम तो बड़ी परेशान है। वोट कास्ट करने का मकसद ही ये था कि जो है वो अब उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करने की तरफ बात आए। थैंक यू। देखिए अभी यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है तो उसमें क्लियरिटी तो आ चुकी है कि यहाँ पर जो पंजाब में है वो नून लीग हुकूमत बना रही है, मरकज़ में भी नून लीग बना रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में भी, मरकज़ में भी। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, KPK में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट होगी, साथ में JUI भी शामिल हो सकती है या अपोजिशन में बैठ सकती है। तो अभी जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हो चुकी हैं, पिक्चर काफ़ी दिनों से क्लियर थी, और ये चीज़ें जो है बस सेट हो रही थी कि जैसे मतलब कौन कौन सा ओहदा किसे दिया जाएगा। तो आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म आ रहे हैं दूसरी बार मुसलसल,
मरियम नवाज़ पहली दफ़ा वज़ीर आला बन रही हैं, तो ये ख़तून वज़ीर आला होंगी पंजाब की, तो बड़ी जो है वो अहम पेशरफ्त है। नून लीग ने नामज़द कर दिया, तो बाज़ार जो है वो उनकी कोई रुकावट नहीं है। इजलास बुलाया जाएगा पंजाब असम्बली का, जिस दिन जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा रिजर्व सीट्स का, तो उसके बाद जो है वो इजलास होगा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक हफ़्ते में जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह से मरकज़ में जो है वो इजलास बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज़ में भी पंजाब में भी जो अपने अहदेदार नामज़द किए हैं वो भी कंपटीशन करेंगे, क्योंकि जो रिज़र्व सीट्स वो भी लेना चाहते हैं। देखिए, इस सेटअप में दो चीज़ें हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि ये 5 साल पूरे निकाल ले, क्योंकि जो पिछली 3 असम्बलीज़ हैं उसमें जो 2002 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 या 18 से जो 24 है, इस सदी की जितनी भी असम्बलीज़ गुजरी हैं उन्होंने सारी ने जो है 5-5 वर्ष निकाले हैं। वज़ीर आज़म कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, वज़ीर आज़म बीच में बदलते रहे हैं, ताहम असम्बली पूरी चलती है। उससे पहले जो 90 की दहाई में है वो असम्बली भी टूट जाती थी, वज़ीर आज़म भी टूट जाते थे, और 10 सालों में 4 बार इलेक्शन हुए। तो अब ये कम से कम ये तो अच्छी बात है ना कि अब ये जो है वो 25 साल हो गए, सदी में 24 साल, तो इसमें जो है वो 5वां इलेक्शन अभी हुआ है, तो पूरी असम्बली अपनी चल रही है। तो इसी बात में जो है वो मिसाके जमहूरियत भी इसी का किया गया था कि हम जो है वो असम्बली चलाने की कोशिश करेंगे, डीरेल नहीं होने देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। कल को देखें पीटीआई की सुलह होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो समझते हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। आपको क्या लगता होगी सुलह या नहीं? आपका तजिया क्या कहता है? वो चाहे कि देखिए, मसला ये होता है कि यहाँ पर जैसे नवाज शरीफ का नाम कभी कोई सुनना गवारा नहीं कर रहा था, तो फिर उसको वापस बुलाया, उसकी सज़ाएं जो है वो मुआफ़ हुई, अदालतों से फैसले आ गए, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो गई, एयरपोर्ट से सीधे जो है वो आके जो है वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी कर दिया, अच्छा खासा जलसा भी हो गया। इलेक्शंस में जो है वज़ीर आज़म की कैंपेन भी चला दी, ताहम सीटें कम मिली, अपनी सीट मशकूक है, कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ताहम जो है वो उनकी सुलह हो गई। तो इस तरह से जो है वो पीटीआई की भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं, 1-2 साल में जो है वो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें 2 साल में, 3 साल में सुलह हो जाती है, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या आज़ाद लोगों के साथ मिलकर दोबारा से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। अभी जो असम्बलीज़ बनी है पंजाब की, मरकज़ की, उसमें पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी को बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर नून लीग ने हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी शामिल होगी, अगर पीटीआई ने हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी शामिल होगी। तो अब पीटीआई के लिए तो सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि यहाँ पर जो अपनी रिजर्व सीट्स है वो कैसे हासिल की जाएँ। इसके लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं। एक ये मैं बहरहाल दाद देना चाहूँगा पीटीआई के जो जीतने वाले लोग हैं या जो कारकुनान हैं जिन्होंने वोट डाला, कितना प्रेशर आया, हुकूमत का लालच, मरकज़ का, पंजाब का, पैसों का लालच, लेकिन किसी ने पार्टी नहीं बदली। फ़िलहाल तक जो है वो फैसलाबाद से एक भी बंदा जो सामने नहीं आया कि जिसने जो अपनी पार्टी बदली हो। जिन दूसरे इजलास से सामने आए हैं उसमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि आज़ाद हैसियत में जीते थे, वो पीटीआई के आज़ाद नहीं थे। अच्छा, तो ये बहरहाल एक बड़ी एफर्ट है कि इनकी कि जितने लोग इनके कामयाब हुए हैं वो सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, मरकज़ में भी, पंजाब में भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस पार्टी में नहीं गए। तो उसकी भी मुतअद्दिद वजूहात है, कभी किसी का कोई नोटिफिकेशन का मसला है या कोई और, लाहौर से 1-2 सीट है और इसी तरह से बड़ी कम सीटें हैं यहाँ पर पंजाब भर से 10 के करीब लोग होंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो ये बहरहाल बड़ी कामयाबी है कि आज़ाद लोग जिनके जाना तय था, जिनके बारे में ये था कि यहाँ पर जो है वो लंबी लाइनें लग जाएंगी, आधे लोग चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये मौलाना सनाउल्लाह खान की भी बड़ी नाकामी रही है कि फैसलाबाद से वो कोई बंदा तोड़ नहीं सके। तो ये पीटीआई के लोगों की भी बड़ी कामयाबी, उनके वोटर्स की, सोशल मीडिया का खौफ, डर, और जो लोग जो है वो आए हैं मतलब फैसलाबाद में कामयाब हुए हैं, जो 17 MPs या 9 MNAs, बहरहाल वो कमिटेड रहे हैं, उन्होंने कमिटमेंट निभाई है कि पीटीआई के कहने पर, जिसमें उन्होंने कहा गया कि पीटीआई में तो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि जमात नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं साहबजादा अमर रज़ा साहब, जिनकी पार्टी में जो है वो शमूलियत हुई है। तो ये बहरहाल फैसलाबाद के लिए भी बड़ा एजाज़ है कि यहाँ पर सारे लोग। क्या लगता है कि अगर दीगर पार्टी का इस तरह से वो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो वो जो है वो खुलकर सियासी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकेंगे, या फिर उनको जारी बात है अगर आप किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो थोड़ा सा फिर आपको उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनके लिए चीज़ें आगे जाके कितनी मुश्किल और कितनी आसान होने वाली हैं? देखिए, ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अमर रज़ा है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत से कामयाब हुए हैं, खुद जो पार्टी के चेयरमैन हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से उनके भाई जो वाइस चेयरमैन है, तो वो मतलब कहीं नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनकी खुद की जो कामयाबी है वो पीटीआई की मरहून मिन्नत थी। तो फिर जो है वो ये 5 साल के लिए उनके लिए एक बड़ा एजाज़ होगा कि पहली दफ़ा उनकी पार्टी जो है वो मरकज़ की अपोजिशन में होगी, पंजाब की अपोजिशन में होगी। तो शायद वो मरकज़ में अपोजिशन लीडर भी चुने जाएंगे। अच्छा। नहीं भी चुने जाते तो बहरहाल पार्लिमानी लीडर तो होंगे। तो ये उनकी वैसे बड़ी कामयाबी है कि ज़िंदगी में जो है वो उन्हें इतनी बड़ी रिस्पेक्ट मिली, इज़्ज़त मिली कि इतने मेंबर्स अभी जो है वो पंजाब असम्बली की वो सबसे बड़ी पार्टी होंगे, मरकज़ की सबसे बड़ी पार्टी होंगे। बाकी पार्टीज़ कोलिशन में जाके हुकूमत बना रही हैं। अगर वैसे पार्टीज़ के हवाले से बात करें तो पंजाब में और मरकज़ में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। तो ये बहरहाल उनकी बड़ी बात होगी। और फिर ये फार्मली किया जा रहा है, मतलब सिर्फ रिज़र्व सीट्स बचाने के हवाले से। इसमें अभी लंबी कानूनी जंग बाकी है कि किस तरह से रिज़र्व सीट्स ली जानी है, क्योंकि अभी जो है वो फरिश्ते नहीं दी गई थी यहाँ पर रिज़र्व सीट्स के हवाले से, जो ख़वातीन की है, माइनॉरिटीज़ की है। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सारा कुछ होने वाला, वरना वो लिस्ट दे देते कि ये उनकी रिज़र्व सीट्स होंगी। अब अदालत में जाना पड़ेगा कि उनके लिए ये रिज़र्व सीट्स दें, या इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। तो ये भी 1-2 दिन में नोटिफाई हो जाएंगी चीज़ें कि किस तरह से उन्हें नवाजा जाता है, दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं, मुखालिफ पार्टीज़ को दी जाती हैं। ताहम जो है वो बज़ाहिर इन सीटों से भी पीटीआई को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक वो किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे तब तक वो सिर्फ मरकज़ में और पंजाब में जो है वो अपोजिशन करेंगे। ताहम अगर उन्हें रिज़र्व सीट्स मिलती हैं तो फिर उनका जो अपोजिशन का हुजम है वो और बड़ा हो जाएगा। ख़वातीन भी शामिल हो जाएंगी, मिनॉरिटी भी शामिल हो जाएगी। और कल कलां को अगर हुकूमत तब्दील करनी है तो उसके लिए थोड़े बंदे साथ चाहिए होंगे, एमकेएम या किसी और पार्टी को साथ मिलाकर जो वो हुकूमत तब्दील की जा सकेगी। तो फिलहाल वो यही रौनक लगाना चाहते हैं कि वो सारी मतलब ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो है ये अगर रिजर्व सीट्स भी मिल जाती हैं, और कहीं जारी बात है कि आज जो हुकूमत बनाएगा उसको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके सर पे खतरे की तलवार लटकती रहेगी कि अगर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अगर ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो हुकूमत बन सकती है। इस हवाले से मैं जानूंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से गुफ्तगू जारी है और ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। मेरा आई एम श्योर कि ऑडियंस का भी इसमें खासा दिलचस्पी बनी रहेगी कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों को रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं और फिर नेक्स्ट जाके कुछ आगे MQM या पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहाद कर लेती है तो PMLN के लिए कितना खतरा जो है उनके सर पे मंडरा रहा है, और ये तमाम सूरत हाल को वो किस तरह से टैकल करेंगे ये जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अगर उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती हैं और नेक्स्ट आगे चलकर पीपल्स पार्टी या फिर MQM जो है वो इत्तेहाद कर लेती है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, तो मुस्लिम लीग की हुकूमत कितनी खतरे में है? देखिए जी, ये बड़ी अहम बात है कि अगर पीटीआई के लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके अपनी रिजर्व सीट्स बचा लेते हैं 20-25 कौमी असम्बली में, इसी तरह से जो है वो 30 के करीब पंजाब असम्बली में, तो उनका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कल को जब उनकी सुलह होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना बड़ा आसान होगा, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट मरकज़ में बनेगी वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से बनेगी, चाहे वो पीटीआई बनाए, नून लीग बनाए। अभी भी शहबाज शरीफ बना रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी की हमायत पर टिकी हुई है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लिए हैं कि वो उन्होंने कहा है कि गवर्नर्स भी वो लगाएगी अपने, इसी तरह से जो है वो प्रेजिडेंट भी उनका होगा, तो दीगर आइनी ओहदे भी वो लेंगे और उसके साथ साथ वो कैबिनेट में भी नहीं बैठेंगे, मतलब वो कोई वजारतें भी नहीं लेंगे ताकि लोगों का जो प्रेशर है उन पे ना आए। तो अब मजबूरी है शहबाज शरीफ की कि उनकी तमाम शराइत तस्लीम करना, क्योंकि उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। वो इतनी सीटों का गैप है कि वो पूरा नहीं हो सकता। तो फिर एक बड़ी पार्टी भी ना साथ शामिल हो तो कल को जो है वो अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला लेगी तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये बहरहाल बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा कि इनको साथ हुकूमत में लाना। फिर उसके साथ साथ कल को जब महंगाई बढ़नी है, बिजली के बिल्स बढ़ने हैं, गैस के बिल्स बढ़ने हैं, वैसे ओवरऑल जो है वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई जानी है, तो उस सूरत हाल में जो है वो पीपल्स पार्टी को साथ रखना भी बड़ा शामिल होगा। ये एक मुहावरा बोलते हैं कि जो है वो तराजू में मेंढक बोलना तोलना जो है वो उसके मुतरादिफ होगा, कि इतना मुश्किल होगा कि वो एक तराजू में जैसे कोई मेंढक तोलता है तो वो गिर जाते हैं, फिर उठाता है वो बाकी गिर जाते हैं। तो ये इत्तेहादी जो है उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि MQM साथ ना होगी,
तो बिल्स नहीं पास होंगे, पीपल्स पार्टी साथ छोड़ेगी तो मसला बनेगा। तो बाकी जो आज़ाद उम्मीदवारों से तवक्कुआत थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उन पे जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे, तो वो अगर खिलाफ बिल वोट देंगे तो वो डी-सीट होने का खतरा होगा, वो एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे पार्टी के। तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल होगा नून लीग के लिए हुकूमत चलाना, सख्त फैसले लेना। आने वाले दिनों में जो निजकारी होगी स्टील मिल्स के हवाले से, PIA के हवाले से, दीगर जितने भी खसारे में चलने वाले इदारे हैं उनकी निजकारी करने जा रहे हैं, तो उसका जो है वो सेटबैक भी आएगा, उसका प्रेशर भी आएगा, जो वहाँ से मुलाजमिन निकाले जाएंगे। फ़र्ज़ करें स्टील मिल, PIA, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट से हज़ारों मुलाजमिन निकाले जाते हैं, तो स्टील मिल कराची में है, उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, वो उनके लिए बड़ा मसला होगा। PIA में पूरे मुल्क से मुलाजमिन मौजूद हैं, तो वो एहतजाज होगा। तो ये 2 से 3 साल का जो अरसा है जिसमें $75 अरब वापस करने हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, दोस्त ममालिक के, कमर्शियल लोन भी है इसमें जिस पर सूद भी जो है वो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर साल का चल रहा है, तो ये सारा कुछ वापस करना होगा। और उसके अलावा जो इन मुलाजमिन को निकालना होगा, प्राइवेटाइजेशन होगी, महंगाई होगी, तो इसमें ये सारा कुछ लोगों का जो है वो फीडबैक भी होगा। लोग पहले 16 महीनों की हुकूमत से इनसे इतने नाराज़ हुए कि ये पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो सुकड़ के दूसरे नंबर पर आ गई, जिन्होंने 2018 में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। अब जो PTI उनसे कहीं आगे निकल गई, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो ये 2 से 3 सालों में इतना फ़र्क होगा कि यहाँ पर जो है वो इनके लिए कोई नाम लेवा नहीं होगा। अभी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जहाँ जहाँ सीटें छोड़ी जा रही हैं, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों का फीडबैक इनके लिए कितना ख़तरनाक, डेंजरस होता है। इनकी हुकूमत भी होगी, ताहम इनके लिए सीटों पर जो है वो कायम रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर कल को जब इस सूरत हाल में 2 से 3 बरस गुजरते हैं और PTI जो है वो हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, हुकूमत बना लेती है, तो फिर तो इनके लिए जो है वो बड़ा बहुत सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा सियासी तौर पर। तो अब जो सर्वाइवल का मसला है नून लीग के लिए, स्पेशली मरकज़ पे, कि ये चैलेंजेस होंगे, साथ में महंगाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देनी, साथ में जो है वो लोगों लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों का रोजगार ऑलरेडी नहीं है, तो कैसे आवाम कैसे सरवाइव करेगी? उनके लिए क्या है? भूखे आवाम जो है वो फिर तो वही बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने निकले, आवाम भूख से मर जाएगी, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई पे जो कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो ये तमाम हालात से किस तरह से मुल्क कैसे नहीं चलेगा और कैसे बचेगा? क्योंकि आम शहरी के लिए तो अभी इसी स्टिल, अगर इसी पोजीशन पे, इसी मोमेंट की बात कर लें तो रोजगार नहीं है, जितनी आमदन आ रही है वो अखराजात, आपको पता है कि अगर 50,000 का बिल ही आ रहा है, एक बंदे की जो तनख्वाह है वो 30-35 हज़ार है, तो घर कैसे चलेंगे अगर मजीद यहाँ पे हो गई महंगाई? देखिए जी, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गैस के बिल्स हैं वो इतने ज़्यादा आए हैं, लोगों के 50-50 हज़ार रुपये तक भी लोगों का बिल आया है, महज डोमेस्टिक। वासा ने जो है वो घर के मरलों के हिसाब से बिल भेजे हुए हैं, जो पहले 200-250 रुपये आता था, अब जिसका 5 मरले का घर है उसको जो है वो तकरीबन 5,000 आता है, जो 7 मरले का घर है उसको उसी स्लैब से, जिसका किनाल का घर है, चाहे वो उसमें 2 बंदे रह रहे हों या जितने भी रह रहे हों, उस स्लैब से वो उसको 20-25 हज़ार ये कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानब गैस के रेट्स बढ़ गए हैं, बिजली के रेट्स अभी मजीद 7 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये तकरीबन एक यूनिट जो है वो 60-70 रुपये का लोगों को पड़ रहा है, आम से लोगों को, जिनको हम जो है वो बड़े मतलब कहते हैं कि ये बड़े कम यूनिट खर्च करते हैं, उनके लिए ये बिल है। जो 700 से ज़ायद यूनिट खर्च करते हैं उनके लिए तो बिल शायद 100 रुपये या उससे भी इजाफा हो जाए। तो ये लोग जो AC चलाते हैं, तो ये AC इस गर्मियों में बड़ी लग्जरी साबित होगा अगर कोई चलाएगा, तो इतना ज़्यादा उसको बिल आएगा। तो ये जो तनख्वाहदार तबका है, स्पेशली ये पिसा है, इस पे बड़ी मुश्किल आई है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता। तनख्वाहें बढ़ी हैं 10 से 15%, महंगाई बढ़ी है 200 से 300% हर शुबे में, चाहे वो आटे से लेके बिजली, घी, दालें, सारी चीज़ें, सब्जियां, फल, अद्वियात बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं जान बचाने वाली। इसी तरह से दीगर जो है वो फ्यूल प्राइसेस या गैस प्राइसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ज़्यादा रेशो के साथ बढ़ाई हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। तो अब जो बिजनेसमैन है या जो ट्रेडर है वो तो ऐसी चीज़ मंगवाता है और उस पर अपना जो मार्जिन रख के आगे दे देता है, एंड कंज्यूमर पे सारा बोझ पड़ता है। तो वो एंड कंज्यूमर में भी ज़्यादातर मुलाजमीन है, क्योंकि यहाँ पर कारोबारी लोग उस तरह से नहीं है। तो यही आप नोट करेंगे कि पिछले 2-3 सालों से और स्पेशली इन महीनों में लोगों का बाहर जाने का बहुत रुझान हुआ है। स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, वैसे नौकरियों पे जा रहे हैं, हर महीने एवरेज 1 लाख बंदा बाहर जा रहा है।
जो टंकी के ज़रिए जा रहे हैं वो डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। पासपोर्ट दफातर में इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि उनके पास जो प्रिंटिंग प्रेस में जो कागज़ आता था बाहर से मंगवाते थे वो कम हो गया, वो ज़्यादा मंगवाना पड़ रहा, और जो पासपोर्ट एक हफ्ता में मिलता था अब एक महीने में मिलता है। यानी कि इतना ज़्यादा काम आ गया कि पिछले 1-2 साल में लोग, अगर कोई बॉर्डर्स खोल दिया जाए तो शायद इधर कोई भी ना बचे। इतनी लोगों में जो है वो अफरा तफरी है, इतने जो है वो अपने वो मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो अनसिक्योर हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पर उनका कोई जो है वो मुस्तकबिल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर उनके मुस्तकबिल की। स्टूडेंट जाना चाहते हैं, लेबर जाना चाहती है, फार्मर्स जाना चाहते हैं, लोग अपने पैसे जितने भी इकट्ठे करके निकल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं। कई जॉबियन जो है वो 18-19 स्केल के ऑफिसर जाना चाहते हैं। एक 19 स्केल ऑफिसर का कहना था कि अगर मेरे पास 10 करोड़ हो तो डीसीशिप मिलेगी, वरना जो है वो मेरा यहाँ रहना जो है वो फ़ायदा मंद ही नहीं है। 19 ग्रेड में मुझे डीसी नहीं लगाया जा रहा, पैसे मांगे जा रहे हैं। तो वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहता, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है वो बेच के इधर से निकलना चाहता छुट्टी लेके। अगर 2-3 साल में बाहर सेटल हो गया तो ठीक है, वरना वापस आ जाएगा। ये सूरत हाल बनी हुई है कि एक जो गस्टेड ऑफिसर्स है या हम जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उनका भी मुस्तकबिल यहाँ पर नहीं है। जो पुलिस से रिटायर होता है उससे पहले वो अपनी फैमिली को बाहर भिजवा देता है। कई ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिशियल्स वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते। ये मुल्क अब उनके लिए बना रह गया है कि जो जिनका कोई सर्वाइवल बाहर नहीं है। मुझे तो लगता है अब्दुर्रहमान लास्ट पे ऐसा ना हो कि सारा जो मुल्क है, पूरी कौम जो है वो किसी ना किसी तरह से दीगर ममालिक में जाकर बस जाए, और जो हुकूमत की भाग दौड़ चलाने के लिए एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, सिर्फ वही यहाँ पे रह जाए और खाली फिर पूरे मुल्क में जो है वो अपनी हुकूमत का राज का जो है वो डंका बजाते रहें। और पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बदहाली का शिकार होता जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सब के लिए अल्लाह पाक जो है हम सब के लिए आसानी पैदा करे, क्या कह सकते हैं, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उनका हल जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से गुफ्तगू जारी है कि अवाम की मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। माइग्रेशन का एक बहुत बड़ी स्लॉट हमने देखी कि यहाँ से जो है लोगों ने दूसरे ममालिक में जाकर जो है बसना प्रेफर किया। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आने वाली हुकूमत के लिए कितने ज़्यादा मज़ीद चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर महंगाई ही बढ़ाई जाएगी तो आमदन और अखराजात इसको किससे बैलेंस किया जाएगा। इसी वाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुर्रहमान, अभी लोगों के पास जो है वो घर का चूल्हा चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, घरेलू सार्फिन की अगर बात करें तो आम बंदे के घर पे जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है 2 वक्त की रोटी। इसी तरह से अगर सेम देखा जाए, हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, फैसलाबाद जैसे कि एक सनती हब है, पहले ही यहाँ पे एक के बाद 2 मिल्स बंद होती जा रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी क्राइसिस हैं, गैस की शॉर्टेज है, मशीनरी चलती नहीं है। तो हालात किधर जाएंगे जब सनतें ही नहीं चलेंगी, जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो रोजगार कैसे बढ़ेगा और आम आदमी का, आम शहरी के घर का चूल्हा कैसे चलेगा। देखिए जी, ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो सनतें हैं वो सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं और मज़ीद जो एनर्जी रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं इसमें शायद मज़ीद कम हो जाएं। एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं है, तवज्जो सिर्फ रोज़मर्रा के मामला चलाने पे है। पॉलिसीज़ में जो तसलसल का फुकदान है और उसकी वजूहत यही है कि यहाँ पर जो हुकूमतें बार बार तब्दील होती रही हैं, IMF की लगाई गई शराइत है और उसकी वजह से जो नौजवान मायूस होकर बाहर भाग रहा है। स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत लोग जा रहे हैं, एवरेज 1 लाख हर महीने बंदा जा रहा है बाहर। उसमें लेबर भी है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें ड्राइवर्स भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं। तो हर शोबे से बाहर जा रहे हैं, फैमिलीज़ बड़ी बाहर जा रही हैं। मेरे कई जानने वाले जो है वो देखा देखी कई दिनों में मैं देखता हूँ कि अचानक पता चलता है कि वो जो है वो बाहर की तैयारियां उनकी मुकम्मल हो गई हैं और अच्छा खासा उसमें पैसा लगाया उन्होंने। 3-3 मिलियन तक लोग लगा के जा रहे हैं। यानी कि लोग यहाँ पर समझते हैं कि उनका 3-4 मिलियन जो है वो गैर महफूज है। वो समझते हैं कि यहाँ पर वो कोई कारोबार नहीं कर सकते, या ये समझा जाता है कि यहाँ पर जो वो जितनी मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड उन्हें इस तरह से नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। कि यहाँ पर जो अच्छी जॉब है उसके बाद भी बंदा जो है वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में होता है, और बाहर जो बड़ी कमज़ोर जॉब्स है या जो होटल्स के वेटर्स वगैरह है तो वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। और कम से कम जो पाकिस्तान में जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है डॉलर्स को, पाउंड्स को या दूसरे करेंसीज़ को, तो वो अच्छे खासे निकल आते हैं। तो अभी तो लोग चाइना में बड़े जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं,
दीगर जितने भी कारोबारी लोग हैं वो भी उधर मुंतकिल होने का सोच रहे हैं, या कम से कम जो है वो दोनों ममालिक में अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये वज़ीर आज़म जो केयर टेकर हैं काकड़ साहब, उनका ये भी कहना था कि ये अच्छी बात है कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो पैसे भेजेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ गुड्स एक्सपोर्ट की बजाय जो है ह्यूमन एक्सपोर्ट जो है वो जारी रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये 1970 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुआ था कि ऑफिशियली जो है वो गवर्नमेंट की सतह पर लोगों को बाहर बेचने का काम, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को, दूसरे लोगों को जब डैम्स बनाए गए थे तो उसके उनको मतबादल जगह भी दी गई थी और उसके साथ साथ उनकी फैमिली का एक एक बंदा जो है वो यूरोप अमेरिका में भिजवाया गया था। तो ये तब से सिलसिला ऑफिशियली गवर्नमेंट ने शुरू किया और उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने इसको कम नहीं किया। मुसलसल यही कोशिशें जारी रहीं कि जितने लोग बाहर भिजवाए जा सकते हैं भिजवाएं, ताकि वो लोग जो है वो पैसे बेचें। अब वो लोग अच्छे खासे पैसे भी बेचते हैं, $30 बिलियन से ज़ायद की जो हमें उनकी मद में जो है वो पैसा मिलता है। लेकिन मसला ये है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट करनी है उसकी जानब तवज्जो नहीं दी जाती कि बंदे तो करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ तक जो है वो बंदा बाहर बैठा हुआ हमारा पैसे वो बेचता है 30 बिलियन 35 बिलियन के लगभग। अब जो यहाँ पे बाकी 25 करोड़ बंदा है वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके भी $30 बिलियन तक जो है वो बड़ी मुश्किल पहुँच रहा है। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा जो है वो चैलेंज भी है, उनके लिए बड़ा क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर जो 25 करोड़ बंदा है या जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इतनी इम्पोर्ट के लेवल पे ना भी आए तो उसका जो डेफिसिट है वो कैसे कम किया जाए। 2022 के दादोशुमार के मुताबिक $75 बिलियन की जो हमने इम्पोर्ट की थी, $35 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। अभी एक्सपोर्ट कम हो के 30-32 बिलियन पे है इस साल में जो अभी चीज़ें चल रही हैं। इम्पोर्ट बड़ा कट लगा के भी जो है वो 50 बिलियन तक जा रही है, यानी कि 15 से 20 बिलियन डॉलर का अभी भी खसारा मौजूद है। तो इसको कम करके 4 से 5 बिलियन डॉलर तक लाया जाए या कम से कम करीब किया जाए, तो ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि एनर्जी के रेट्स हैं वो कम हो सकें, एनर्जी की जो कंजप्शन है वो जो है वो ज़्यादा हो सके। देखिए हमारा एक और बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो कैपेसिटी चार्जेस है उसकी मद में बड़ी रकम देना पड़ती है, और जो यहाँ पर बेसिकली कर्जे हैं जो एनर्जी के, स्पेशली बिजली के हवाले से 2900 अरब रुपए की, तो उसमें ज़्यादातर वही है जो कैपेसिटी चार्जेस हैं। एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, उसके जो कैपेसिटी चार्जेस है वो आईपीपी को देना पड़ते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो मुआहदा किया गया है। तो इसको दोबारा से जो है वो रीशफल करने की ज़रूरत है, दोबारा से जो है वो नेगोशिएट करने की ज़रूरत है कि जो उनकी एनर्जी क्राइसिस है, जो बिजली कंज्यूम होती है सिर्फ उसी के पैसे दिए जाएँ या जो कंजम्पशन है वो बढ़ाई जाए, 35,000 मेगावाट तक लेकर जाई जाए, इंडस्ट्रीज़ मज़ीद इंक्रीज़ की जाएँ, डोमेस्टिक सतह पर जो है वो जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली पहुँचाई जाए, गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक है वो उनका ज़्यादा जो है वो असर किया जाए, ताकि जो कम से कम बिजली का जो खर्चा ये हमें पड़ता है वो ना पड़े। फिर इसके अलावा जो फर्नेस ऑयल पे बिजली बनती है उसको कम करके जो है वो हाइडल पे लाया जाए, डैम्स पे फोकस किया जाए। ये जो मुश्किल पॉलिसीज़ हैं उन पे फोकस की बजाय हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, 2 से 3 माह में 6 माह का ज़्यादा सोचा जाता, पूरे बजट का नहीं सोचा जाता कि ये हमने बजट बनाया है, अभी यहाँ पर जो हुकूमत बनने जा रही है मार्च में, तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ बनाए वो 5 साल चले ना इम्प्लीमेंट हों, कम से कम 3 सालों के लिए पॉलिसी बनाए। कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्टर्स के लिए पॉलिसी, इंपोर्टर्स के लिए गाड़ियों के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, जितनी भी दीगर कारोबार हैं, गोल्ड है या जो भी मशहूर कारोबार हैं या सारे कारोबार हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, सभी को पता हो कि ये कम से कम 3 साल इम्प्लीमेंट होगी। एग्रीकल्चर भी उसमें शामिल हो कि 3 सालों में हमने इसका ये टारगेट है, ये टैक्सेस लगाए गए हैं और ये फिक्स टैक्स है, इसको इस तरह से पूरा करना है, तो ये 3 सालों पे इम्प्लीमेंट होगा। होता यहाँ पे यूँ है कि यहाँ पर कोई बंदा कारोबार कर रहा होता है और अचानक से जो पता चलता है कि इतना टैक्स लगा दिया। अभी गाड़ियों की दरामद पे जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया और जो 40 लाख से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ उन पर जो विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया, तो उसकी मद में हुआ ये है कि जो गाड़ियाँ उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और जो रीसेल गाड़ियाँ हैं जो उनकी जो है वो उनकी डिमांड बढ़ गई है, नई गाड़ियों की कम हो गई है। तो ये इस तरह से जब अचानक फैसला फरवरी में आया, अचानक से फैसला होता है तो उससे उस कारोबार पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। उसकी बजाय करना ये चाहिए कि यहाँ पर सभी को पता हो कि ये कम से कम इतने महीने या इतने सालों का फैसला है और वो फैसला ख़त्म होने से पहले जो है वो उसमें थोड़ी बहुत जो भी अमेंडमेंट है वो हो जाए। अचानक से जो एक काम किया जाता है
उसका उल्टा असर पड़ता है, वो सारा का सारा कारोबार धड़ाम से बैठ जाता है। और बजाय इसके कि वो टैक्स हुकूमत को ज़्यादा इकट्ठा हो, वो बिल्कुल ही जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि अभी इसका मकसद विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने का ये था कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो। अब वो गाड़ियाँ ही जो है उनकी ख़रीदारी इतनी ज़्यादा डैमेज हुई है कि वो चंद दिनों में जो है वो पिछले कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कम बिक्री हुई है। तो उल्टा वो टैक्स ज़्यादा होने की बजाय कम हो गया है, क्योंकि रूटीन में जो चल रहा था उसमें उम्मीद थी कि वो ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा करने से उसकी बिक्री कम हुई है गाड़ियों की, तो वो जो टैक्स कम हो गया। जितने भी यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट से गाड़ियों के दूसरी तमाम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के थे वो ऑलरेडी जो है वो बंद हो चले हैं। वो कराची स्टॉक एक्सचेंज को भी लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है वो अपने कारोबार क्लोज कर रहे हैं। होंडा या दीगर या कम से कम जो है वो हफ्ते में 3 दिन अपने प्लांट्स चला रहे हैं और बाकी 4 दिन बंद रख रहे हैं। तो ये सूरत हाल आ चुकी है और ये अभी कुछ देर पुरानी बात नहीं है, 2021-22 तक की ये सूरत हाल थी कि यहाँ पर गाड़ियाँ हर साल रिकॉर्ड तादाद में बिक रही थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा था, प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, प्लाटिंग की रीसेल चल रही थी। तो ये सारा काम जो है वो धड़ाम हो के अब गिर गया। अब तमाम लोग मुंतज़र हैं कि नई हुकूमत जो आती है तो उनके लिए वो क्या पॉलिसीज़ लेकर आती है। तो अगर वो पॉलिसीज़ का जो है वो तसलसल से जारी रही, उनका बेहतर इम्पैक्ट पड़ा, तो यकीनन कारोबार भी बेहतर होगा, इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, लोगों के रोज़गार भी बेहतर होंगे, लोगों को 4 पैसे भी मिलेंगे, मार्केट में रेल पेल होगी, यहाँ पर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वही डर खूब बरकरार रहा जो मासी के 16 महीनों में हमने देखा है कि हर रोज़ पॉलिसी बदलती थी, 3 वज़ीर ख़जाना भुगताए गए, जो भी नया वज़ीर ख़जाना आया वो अपनी पॉलिसी लेके आया, वज़ीर आज़म की और सोच थी, फाइनेंस मिनिस्टर की और सोच थी, नारे पहले लगा दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है ये तो जो पता हमारे चलता कुछ इदारों भी की नहीं। आपसी मिसमैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पूरी सिचुएशन को, कि कोई और जो है वो हमारी हाई अथॉरिटीज़ कुछ और बात कर रही होती हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाली टीम जो है वो अपने लिहाज से चल रही होती है, और इस सब में पिसता कौन है? आम आवाम। और टैक्स नेट की बात की जाए और टैक्स की बात की जाए तो सबसे पहला काम तो ये है कि FPR के इदारे को जो है वो मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताजर हजरात को जो है वो जो टैक्स नेट है उसमें लाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आएँ। और टैक्स चोरी पे जो है काबू पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर हमें अपनी मईशत को बेहतर करना है तो कारोबार को बेहतर अंदाज से हमारी सनतों को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कारोबार के हवाले से बात करते हैं तो टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी में, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से टैक्स चोरी जो है वो अरूज पर है और खुले आम टैक्स चोरी की जाती है। टैक्स नेट को बढ़ाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपनी मईशत को, अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना है, इसी हवाले से जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, टैक्स की इंपॉर्टेंस का हम सबको पता है, लेकिन टैक्स चोरी जो है वो भी आपको पता है खुले आम की जाती है। टैक्स नेट को बढ़ाने की और FPR का इसमें किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, आने वाली हुकूमत को इस हवाले से कितना ज़्यादा जो है वो नजरसानी करने की ज़रूरत है? देखिए जीनत, ये बात हमेशा की जाती है, IMF की डिमांड भी है, हुकूमत भी यही सोचती है। मसला ये आता है कि यहाँ पर जो जितनी भी रकम बैंकों, तनकीद भी ये की जाती है कि पाकिस्तान में जो कैश है वो 75% तक इस्तेमाल हो रहा है, बैंकों के पास सिर्फ 25% तक जो है वो रकूम मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। कैश लेन देन की हौसला शिकनी होनी चाहिए, यहाँ पर हौसला अफजाई होती है। सिर्फ जो है वो तकरीबन जो है 2-3% तक लोग जो है वो फाइलर होंगे, जिनका हुकूमत को पता है, PR को पता है। बाकी सारा काम जो है वो नॉन फाइलर्स करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गाड़ियों का हो, जितने भी कारोबार मशहूर हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर्स, सरकारी मुलाजमीन या जो वो मुलाजमीन जो जिनकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल है, उनके अलावा तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं उनका जो डाटा हुकूमत के पास नहीं होता, एग्रीकल्चर का डाटा नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा मसला होता है कि ये चीज़ें पता नहीं चल पाती और उसकी बुनियाद पर जो पॉलिसी बनाई जाती है वो ठीक से नहीं बन पाती। FPR का काम ये है कि कम से कम 50% लोगों का जो डाटा है वो उसके पास हो, वो फाइलर हों, फिर चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, डाटा भी ऑनलाइन हो जाएगा, प्लास्टिक मनी को भी फ़रोग मिलेगा और उसके अलावा जो कैश लेन देन है उसकी हौसला शिकनी होगी। देखिए, जो अखराजात चेक के ज़रिए होंगे, जो अखराजात कार्ड के ज़रिए होंगे, वो तो एक क्लिक पर आपके पास आ सकते हैं। बाकी चाहे जो कैश लेन देन है वो चाहे करोड़ों का हो, अरबों का हो, उसका हिसाब किताब रखना मुश्किल होता है।
और वो कंपनी जो उसी में 19-21 करती हैं, क्योंकि वो रकम आप उसको ब्लैक इकानमी कह लें या डिक्लेयर इकानमी कह लें, वो सबसे बड़ा मसला होती है। वही करप्शन की राह हमवार करती है, वही मेरिट के हवाले से जो चीज़ें वो नहीं होने देती, वही जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों, वो अगर उस पर कोई करप्शन होती है या उस पर कोई चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं, कोई मेरिट से हट के काम किया जाता है, तो उसका तो फौरी पता चल जाएगा। कोई अपने लग्जरी अखराजात अदा करता है लेकिन बाज़ार वो टैक्स नेट में नहीं है, तो उसका भी पता चल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक के विज़िट्स करते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो ले लेते हैं, बड़े बड़े घर बनाए होते हैं, लेकिन टैक्स नेट में वो नहीं होते। टैक्स नेट में तो वो अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो वहाँ से भी उनके पैसे निकल आए। वो इतने बाज़ार गरीब होते हैं क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते, वो टैक्स जो है वो अकाउंट्स के ज़रिए चीज़ों का लेन देन नहीं करते, सारा कुछ कैश पे हो रहा होता, चाहे करोड़ों अरबों का हो। उनके नाम 50-50 प्लाट्स की फाइलें होती हैं, लेकिन प्लाट्स वो अपने नाम नहीं करवाते, ऐसे ही फाइलें जो है वो आगे बेचते रहते हैं। तो ये इनको पकड़ने की ज़रूरत है, इन पर काम करने की ज़रूरत है कि जो लोग इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल, तो मैंने उसे कहूँगा, लेकिन जो ब्लैक इकानमी में जो अपना हिस्सा रामवार कर रहे हैं, तो इसको पकड़ने की ज़रूरत होती है। सरकारी मुलाजमीन, स्पेशली जो FPR के मुलाजमीन हैं, इनके भर्ती होने से पहले और बाद के असासों में देख लिया जाए कितना फ़र्क आ रहा है, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने करप्शन में इन्वॉल्व है, ये कितने मैनिपुलेट करते हैं जो तमाम डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पर पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम बनना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है बजाय इसके कि कोई कारोबार किया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आने वाली हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी इकॉनमी को सेट करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि रोज़गार पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री चले, और इंडस्ट्री चलाने के लिए उसके पीछे बहुत सारी जो है वो आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपना वक्त दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद में रोजाना के मामलात को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आज के नर्खनामा क्या कह रहा है। आज के रेट लिस्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जी के, फ्रूट्स के और चिकन के भाव क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जानिब। सब्जी, फ्रूट और चिकन के क्या रेट हैं, ये जानेंगे हम मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। आज के नरखनामे के हवाले से, आज की रेट लिस्ट के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। जो है वो उतार चढ़ाव चलता रहता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी दिखाई दे और महंगाई जो है वो कंट्रोल होती हुई दिखाई दे, क्योंकि कारोबारी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है जब महंगाई बढ़ती है। कारोबार के लिहाज से बात करें तो कस्टम डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है हमारी इंपोर्ट में, हमारी एक्सपोर्ट्स में, और हमारा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो सहूलियात हैं और कितनी ज़्यादा जो है उनके लिए आसानी है। क्योंकि आम रूटीन में हम जब भी कोई जर्नल कन्वर्सेशंस होते हैं तो हम कहते हैं कस्टम वाले बड़ा तंग करते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है यही जानेंगे और इस पर बात करेंगे कि कौन से जो नेक्स्ट प्लानिंग क्या की जा रही है ताकि कारोबारी हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको रिलैक्सेशन दी जाए। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है असदक अफजल हैं, कलेक्टर्स कस्टम फैसलाबाद, और साथ ही साथ इस्माइल सोहरवर्दी हैं, जर्नल सेक्रेटरी कस्टम क्लियरिंग एजेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई थैंक सिटी 41। सर आप कैसे हैं और कैसी जा रही है जिंदगी, कैसी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी आपको पता ही है हालात के साथ साथ ही है जो मुल्क के हालात हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आसानियां हो, क्योंकि अगर मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा तो आम शहरियों की जिंदगी भी बहुत ज्यादा आसान होगी। सर सबसे पहले तो एक बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन ये है कि लोगों को कस्टम डिपार्टमेंट से बड़ी सारी शिकायत होती है कि कस्टम वाले बड़ा तंग करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जी, कहते हैं जो लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इसमें कुछ सदाकत भी है, लेकिन जिस हवाले से मैं बात करूंगा कि उसमें नीयत देखनी चाहिए। पाकिस्तान कस्टम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये कन्वेंशन तो पूरी दुनिया में राइज है। बिल्कुल। फैसलाबाद के हमारे जो दोस्त और बहनें इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं
वो बखूबी जानते होंगे कि आप जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन के साथ साथ उस मुल्क का कस्टम्स का इदारा आपके सामान को ज़रूर प्रोफाइल करता है। इसी तरह से हमारे फैसलाबाद एक एक्सेप्शनल सिटी है जहाँ से एक्सपोर्ट की एक बहुत पुरानी रिवायत बरकरार है। तो जब भी इनके एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स दूसरे मुल्कों को, यूरोप को, अमेरिका जाती हैं, तो वहाँ पे भी जो कंटेनर वाला कार्गो है उसको उस मुल्क के कस्टम्स के कवानीन के हिसाब से ज़रूर चेक किया जाता है। तो उसमें ज़ाहिर है ताख़ीर का एक अंसर आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये कन्वेंशन जो है सामान और अफराद की मूवमेंट को चेक करना पूरी दुनिया में ये राइज है कस्टम्स के तवस्सुत से। बिल्कुल ठीक तो है। उस हवाले से हाँ, कुछ ताख़ीरी जो है वो इकदाम ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक ज़रूरी अमर है, पूरी दुनिया में राइज है और इसी तरह से पाकिस्तान में भी सप्लाई चेन को चेक किया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे कि हम मौजूदा सूरत हाल देखते हैं, पाकिस्तानी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स की बात की जाए तो बड़े ही परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्पेशली कौन सी फैसिलिटेशन उनको देने के लिए जो है वो खसूसी इक़दामात कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। पाकिस्तान कस्टम्स ने पिछले रिसेंटली कुछ सालों में, स्पेशली 2018-19 के बाद से अवाम की जो फीडबैक है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी का जो फीडबैक है, उस हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ नए जाविये पेश किए, जिसमें एक्सपोर्ट की 3-4 अलहदा स्कीमें होती थी और हर स्कीम के लिए अलहदा से रजिस्टर होना पड़ता था। कस्टम्स ने ये किया है कि हमने उन सारी स्कीमों को इकट्ठा करके अब एक स्कीम बना दी है जिसको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम यानी EFS कहते हैं। और इससे ये हुआ है कि आपका पेपर वर्क, आपका वक्त और बाकी बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में कमी आई है। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कारोबार जो भी हालात चल रहे हैं उसको लेकर परेशान हैं। तो ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, जैसे सर ने स्कीम के हवाले से बताया कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि लोगों के लिए आप थोड़ा सा मज़ीद इसे आसान कर दें कि इसमें किस तरह से चीज़ें प्रोसीड होती हैं। ये जो सर ने जिक्र किया एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का, ये बहुत बड़ी स्कीम है और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इस पर होमवर्क करने के बाद बनाई है। और सच बात तो ये है कि जो जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं वो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और वो इससे खुश हैं कि देखिए ना, वो 4-5 SRO छोड़ के अब एक ही स्कीम से उन्हें वो सारा चलना है। बेसिकली ये स्कीम 2 बुनियादों पर दी जाती है, या तो आपकी प्रीवियस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है और दूसरा ये कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कितने हैं। तो इस बुनियाद पे ये दी जाती है। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो प्रीवियस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देगा, अगर कोई नया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। और इस स्कीम में जो भी रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह आएगी, इवन लोकल परचेज पर भी इंपोर्टर पर तो कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स फ्री होगा। और अगर लोकली वो परचेज करते हैं तो उस पर सेल टैक्स जो है वो 0 रेटेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। वो जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया सेल टैक्स में ब्लॉक हो जाता था, अब वो आपके पास एज ए कैपिटल होगा और आपको 0 रेटेड इनवाइस मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है हमारे एक्सपोर्टर्स को इससे मिलेंगे। सर, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में कितना ज़्यादा इजाफा होगा? मैं इसका तयन कुछ ट्रेंड्स के हवाले से करूंगा कि मैं पुराने फिगर्स देख रहा था। ये स्कीम जो है वो तकरीबन 2019 के अवाखिर में राइज होना शुरू हुई थी। 2020-21 का जो मालियाती साल था और 21-22 और 22-23 का मालियाती साल, उन 2 सालों को मिला के तकरीबन 150 बिजनेसेस ने EFS को ऑप्ट किया। इस साल 23-24 जो हमारा चल रहा है, इसके सिर्फ पहले 6 महीनों में ही तकरीबन 160-170 नए बिजनेस जो हैं वो EFS को ऑप्ट कर चुके हैं। यानी कि 2 साल में जितने लोगों ने किया था उससे ज्यादा ने इस 6 महीनों में किया है। तो इस ट्रेंड को देख के तो ये लगता है कि एक तो स्कीम को जिस तरह से चलाया है कस्टम्स ने, उससे एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है बिजनेस कम्युनिटी में। लोगों को उसके अंदर सहूलत नजर आई है, फेयरनेस नजर आई है, एफिशिएंसी नजर आई है।
और जाहिर है जब ज़्यादा बिजनेस आ रहे हैं इसका मतलब है एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इस हवाले से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर हजरात इस स्कीम में शामिल हो रहे हैं धड़ाधड़, और आई थिंक ये तो एक खुशाइन बात है। बिल्कुल ठीक है, खुशाइन बात तो है, लेकिन सर उसके साथ हम देखते हैं कि मुल्की हालात जो भी मौजूद हैं उसमें हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम दिखाई देती है। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना हमारा कस्टम डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर रहा है हमारे एक्सपोर्टर्स को, उनके लिए मजीद आसानियाँ होंगी, एक्सपोर्ट के मौके जो है वो बढ़ेंगे। असल में एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली स्कीम के आने के बाद तो बिल्कुल जो है ना वो एक्सपोर्टर को एक खुला मैदान दे दिया कि आप आगे बढ़ के जितना मर्जी बिजनेस करें। जो असल प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपोर्ट के कम होने का वो है हमारे मुल्क में जो स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम आज एक सौदा किसी से तय करते हैं, कल को हालात चेंज हो जाते हैं, फिर हमें वो सौदा जो है कैंसिल करना पड़ता है या रेट बढ़ाने पड़ते हैं, उसमें दूसरे ममालिक जो हैं वो हम पे यकीन नहीं कर रहे कि जो रेट हमसे ये तय करेंगे क्या वक्त आने पे हमें इस पे माल भी दे सकेंगे। इवन एलसीओ में प्रॉब्लम आ रहा है, बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स में डिले आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया डिटेंशन बढ़ जाती है बैंक डॉक्यूमेंट्स में। इस वजह से फिर वो एक्सपोर्ट भी डिले होती है। जब ये प्रॉब्लम आती है देन दूसरे ममालिक हमसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है वो कतराते हैं। हालांकि इस साल हमें ऑर्डर बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन अभी जरूरत इस अमर की है कि हमारे मुल्क की हालात जो है वो स्टेबल हों और एक्सपोर्टर को जो है वो रिलीफ मिले ताकि वो यकीन के साथ एक बिजनेस कर सके। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, और वो अमल जितना ज़्यादा सूदिंग होगा उतना ही ज़्यादा जो है कारोबार भी बेहतर अंदाज से चल सकेगा। सर अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे ट्राईपोर्ट के क्लियरेंस का काम बहुत ज़्यादा कम है, इसकी क्या वजह है? जी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इनफैक्ट फैसलाबाद ड्राई पोर्ट एक बड़ा ही यूनिक प्रोजेक्ट है। ये ड्राई पोर्ट फैसलाबाद के अवाम ने खुद, इस कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था, और उस वक्त ये अपनी नौइयत का बड़ा एक मुनफरिद, सिर्फ एक सियालकोट में ऐसी काविश की गई थी और एक फैसलाबाद में। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे ये लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी का शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ही शहर के हवाले से, कुछ कहते हैं ना उसमें आपस में बैठ के कोई डिस्कशन होने वाली है। सोहरवर्दी साहब से मेरी अक्सर इस हवाले से बात होती है। मैंने इस शहर में पहले सर्व किया था तकरीबन 20 साल पहले, और उस वक्त जो फैसलाबाद का ड्राई पोर्ट था वो आप जिसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि पूरे फैसलाबाद की ना सिर्फ उसकी माशरत बल्कि उसकी माशरत को भी सिंबलाइज करता था। तो एक इस शहर का एक वर्सा है, लेकिन पिछले 20 साल के दौरान मेरा ख्याल है कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ लोकल कॉन्फिडेंस की वजह से, शायद एक इसके अंदर जो प्रोविंशियल टैक्सेशन लगाई गई जिसमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स था जो कि तमाम शिप्स के ऊपर लगता है, कंटेनर्स पे लगता है, और फिर जब सामान पंजाब के हदूद में दाखिल होता है तो फिर दोबारा उस पर पंजाब रेवेन्यू सेस जी, वो जो पंजाब सूबे का टैक्स है फिर वो लगता है। तो उससे भी घबरा कर बहुत सा जो बिजनेस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो फिर कराची शिफ्ट हुआ है। वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बिजनेस इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हजरात ने अपने नुमाइंदगान के जरिए ये प्ली ली है कि जी आप ये 2 टैक्सेस नहीं, इसको एक टैक्स की तरफ लेके जाएं। तो बहरहाल कम से कम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के हवाले से मैं बता दूं, बात को यहीं से मैं अपना पॉइंट बस कंप्लीट कर लेता हूं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी उसके ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने जो पंजाब रेवेन्यू सेस है उसको ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सामान लाते हैं या वहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसी बात को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसमें मजीद कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू जारी है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी हमारे एक्सपोर्टर्स को और कितना ज़्यादा उनके लिए ये तमाम सिस्टम जो है वो इजी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर फैसलाबाद की ड्राई पोर्ट पर क्लियरेंस का काम के हवाले से बात करें तो वो हमें गुज़िश्ता अदवार से बहुत ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह तो हमने जानी कि उसके पीछे क्या वजह है, लेकिन इसमें बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इसी हवाले से हम जो है वो
कलेक्टर साहब से जानेंगे कि सर बताइएगा कि अगर ड्राई पोर्ट पर जो है क्लियरेंस के काम को बढ़ाने के लिए, और जाहिर बात है कि फैसलाबाद एक सनती हब है, यहाँ पर इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी खपत है, तो क्या कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरह के जो है इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ड्राई पोर्ट्स के ऊपर कस्टम्स के हवाले से हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि जो चेकिंग का टाइम है, जिसको ड्वेल टाइम कहते हैं, वो हम बदतरीज उसको कम कर रहे हैं। और इस वक्त जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हजरात ड्राई पोर्ट से काम करते हैं, उनको पता होगा कि जो एक्सपोर्ट के कंटेनर्स हैं वो एक दिन के अंदर अंदर कस्टम्स क्लियर करता है कंसिस्टेंटली। और इस हवाले से इस भाई साहब बैठे हैं, ये भी इस बात को corroborate करेंगे कि कस्टम्स के हवाले से मेरा ख्याल है हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसके अलावा लोकल इसमें मुहर्रिकात क्या हैं कि बिजनेस इस पोर्ट की तरफ क्यों नहीं आ रहा। एक तो पंजाब रेवेन्यू सेस का इशू था, जिसमें मैंने ये भी कहा कि EFS के हवाले से पंजाब रेवेन्यू सेस लागू नहीं होता। तो मैं आपके प्रोग्राम और सिटी 41 के तवसुत से बताता चलूं फैसलाबाद के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कम्युनिटी को कि आप लोग इस स्कीम में अगर रजिस्टर होते हैं, आप फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे अपना काम कराएं। हमारा ड्वेल टाइम पाकिस्तान में से वन ऑफ द बेस्ट ड्वेल टाइम्स है। रिबेट सारी ऑटोमेटेड है, देयर आर नो इश्यूज दैट यू विल फेस, और आपको सहूलत मिलेगी, जहमत नहीं। बाकी वजूहात पे मैं इस्माइल भी इस पे ये जो रोशनी डाले। सवाल आपने किया, इस पे एक शेर का मिसरा है कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। ड्राई पोर्ट पे जो फैसिलिटीज हैं, सर ने तो एक मुहतात रहते हुए एक दिन का कहा, यकीन कीजिए एक्सपोर्ट का कंटेनर 2 घंटे में फारिग हो जाता है। अच्छा। एग्जामिनेशन भी हो जाता है। और उसके अच्छा अगर वो ग्रीन चैनल में है तो फिर तो 2 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि वो ग्रीन चैनल में, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ग्रीन चैनल में है उनका तो एग्जामिनेशन भी नहीं होता। ये यानी बाय लॉ उसमें एग्जामिनेशन उसमें लिखानी है कि ये होगा, तो वो तो आते ही क्लियरेंस उसकी हो जाती है। दूसरी सहूलत ये है, यहाँ से जो कंटेनर क्लियर होगा वो कराची में फिर रुकेगा नहीं, वहाँ ANF वगैरह नहीं चेक करेगी, वो डायरेक्ट वेसल की तरफ जाएगा। ये भी एक गलत फहमी चली कि शायद यहाँ चेक होगा फिर कराची जाके चेक, ऐसा नहीं होता। जो यहाँ से सील हो गया अब वो सिर्फ जहाज पे लोड होगा। तीसरा ये है जो बात आपने की थी कि यहाँ काम कम क्यों है, तो पहले 250 कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होता था डेली, और आजकल 10-15 कंटेनर डेली हो रहे हैं। इसमें कस्टम डिपार्टमेंट तो एज इट इज उसी जगह पे दरवाजे खुले हैं, बल्कि यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी है। मतलब ना हमें कलेक्टर साहब को मिलने का मसला है, ना एडिशनल साहब को मिलने का मसला है। मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है, हमारा एक्सपोर्टर इतने कम मार्जिन पे एक्सपोर्ट कर रहा है कि उसको जरा सा भी खर्चा ज्यादा पड़े तो वो बियर नहीं कर पाता। अब यहाँ से जब हम क्लियरेंस करवाएंगे, फिर बाद का तो प्रोडक्शन इतना डिले हो जाता है कि उधर से वेसल निकल रहा है, उधर से माल जो है LC एक्सपायर होनी है, वो फिर जल्दी से लोड करके डायरेक्ट वो कहते हैं जी 48 घंटे में 72 घंटे में कराची पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी खूबसूरत बात है सियालकोट वालों की, तो कुछ भी है वो अपने शहर को, अपनी ड्राई पोर्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अगर थोड़ा बहुत 19-20 का कोई फर्क है भी तो यहाँ प्रमोट करना चाहिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से जो सर ने पॉइंट आउट किया सेस, पंजाब सेस, वो तो चले खैर अब EFS में माफ हो गया, मगर एक और उन्होंने नया काम किया है कि जो भी कंटेनर कराची से चलेगा उसके ऊपर एक ट्रैकर लगेगा। वो ट्रैकर जो है उसकी कीमत ही 9,500 रुपये पे करनी पड़ती है। इट मीन कि अगर किसी के 10 कंटेनर आ रहे हैं तो वो 95,000 रुपये एक्स्ट्रा पहले पे करे। तो ये चीज जो है, जबकि कराची में ये ट्रैकर सिस्टम नहीं है, तो पंजाब में पता नहीं किस वजह से ये लगाया, हालांकि गाड़ियों को भी ट्रैकर लगे होते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो 2 सूबों के दरमियान तफरीक एक रख दी गई है। देखिए कराची वालों को ये मसाइल नहीं है जो हमें यहाँ पे मसाइल आ रहे हैं ट्रैकर वगैरह के, फिर हमें TP करवानी पड़ती है, ट्रांजिट परमिट लेके आना पड़ता है, उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम और खर्चा होता है। तो जो लोग ड्राई पोर्ट से क्लियरेंस करवाते हैं वो तो पहले ही मासूम होते हैं, उनको मजीद सहूलत देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे इस्माइल साहब ने कहा कि कुछ हुकूमत के हैंड पे चीज़ें होती हैं जो उन्होंने करनी होती है। सिंध और पंजाब के हवाले से जिन्होंने कंपैरिजन किया, सर आप इसमें क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें जो है वो राइट इनिशिएटिव्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
देखिए जी, गवर्नमेंट ही जो है वो पॉलिसी डिटरमिन करती है। जी। सरकारी इदारे जो हैं वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं और हम अपना फीडबैक ज़रूर देते हैं। फैसलाबाद की कम्युनिटी की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा से बहुत ही एक वाइब्रेंट और वोकल कम्युनिटी रही है और इन्होंने हमेशा जब भी इनसे फीडबैक मांगा गया है बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं। टेक्सटाइल के हवाले से बहुत एडवांस्ड कम्युनिटी है। बहुत पहले मिड 90s अर्ली 90s से यहाँ पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बाकायदा शुरू हो गई थी। सूतर मंडी की तो हिस्ट्री में ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले की है, प्री पार्टीशन। तो इंतहाई नॉलेजेबल कम्युनिटी है और इन्होंने जो सोहरवर्दी साहब की वसासत से जो अभी सजेशंस दिए हैं ये बड़ी पर्टिनेंट सजेशंस हैं। मेरी उम्मीद है कि अब एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है और जिसके अंदर अच्छी बात है कि सब लोग मिलकर बैठेंगे और कुछ अरसे के बाद हमारा प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक साइकिल शुरू होने वाला है। तो आई होप कि उसमें इन सिफारिशात को, इन गुजारिशात को जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनको सुने और इनको प्रमोट करें और इनका जिस हद तक हो सकता है कोई बेहतर हल तलाश करें। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज इस्माइल साहब बनाई जाती हैं हमारे कारोबारी हजरात की आसानी के लिए, उन स्कीम्स का गलत इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो अगर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की बात करें तो इसका आपको लगता है कि कहीं पे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? गलत इस्तेमाल तो बाद की बात है, इसमें हम खुद ही अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई EFS लाइसेंस होल्डर है, मार्केट में जब वो माल खरीदने के लिए जाता है कि मुझे जीरो रेटेड इनवाइस चाहिए, उसको माल नहीं मिलता। अच्छा। उसको लोग माल नहीं देना, ये हमने जीरो रेटेड नहीं देना, हमने EFS होल्डर को नहीं देना। तो उससे EFS होल्डर जो है वो डिस्करेज हो रहे हैं। ये स्कीम जो है डिस्करेज हो रही है कि लोगों ने लाइसेंस ले लिया लेकिन माल नहीं मिल रहा। लाइसेंस लेने के बाद की क्या मुश्किलात हैं, इसी हवाले से मैं जानूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो खसूसी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह से अपने एक्सपोर्टर्स को, हम अपने इम्पोर्टर्स को जो है वो जो है उनकी सहूलियात के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात कर रहे हैं और जो हमारी न्यू स्कीम है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, उससे कितने ज़्यादा फ़वायद होंगे हमारे एक्सपोर्टर हजरात को। साथ ही साथ लाइसेंस लेने के बाद के प्रॉब्लम्स के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं वो जानेंगे हम इस्माइल साहब से। सर, आप बता रहे थे कि स्कीम में रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस जब एक एक्सपोर्टर के पास है, कारोबारी खतरात के बाद, तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना हाँ जी, इसमें एक कुछ मसाइल तो हैं जो डिपार्टमेंट के एंड पे या कह लें कि FBR के एंड पे सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक माल मैंने इंपोर्ट किया EFS पे, उसकी वैल्यू है $1। जब हम कराची पहुंचते हैं वो असेसमेंट करते हैं कि इसकी जो रूलिंग है, कानून है, वो है $3.5। अब मेरा जो बायर के साथ रेट तय हुआ वो है $2.5। तो $1 की मेरी खरीद है, $1 मेरा खर्चा आएगा, $2.5 जो है वो विद प्रॉफिट में जब एक्सपोर्ट करने लगूंगा तो सिस्टम जो है वो रोक देता है कि जनाब हमने तो आपकी कीमत ही $3.5 लगाई थी, ये $2.5 में एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, यानी $1 कम में कैसे हो रही है। वो जो वैल्यूएशन रूलिंग है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, या फिर ये कानून बना दिया जाए कि जो EFS में इंपोर्ट करता है उसकी डिक्लेयर वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाए, जो वैल्यू वो दे रहा है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। एक तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जब हम माल लाइसेंस लेने के बाद मार्केट से माल परचेज करते हैं तो वहां से जीरो रेटेड इनवाइस पे हमें माल मिल गया, लेकिन जो बेचने वाला है वो इसकी इनवाइस नहीं काटता, वो उसको पेंडिंग करता है कि 30 तारीख गुजर जाएगी, उसके 15 तारीख तक मैंने रिटर्न देनी है, तो मैं 30 और 15 के दरमियान बैठ के एक ही दफा इनवाइसेस काट लूंगा। जिसने माल खरीदा है उसने तो जल्दी से तैयार करके पोर्ट पे पहुंचा दिया। अब जब वहां पोर्ट में हम GD फाइल करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये तो इसके स्टॉक में ही नहीं था, क्योंकि वो उसने अभी तक, सेलर ने अभी तक इनवाइस नहीं काटी। इसका भी कोई कानून वदा करने की जरूरत है कि वो इनवाइस फौरी तौर पर कटनी चाहिए। ये भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह से कुछ हमारे अपने ही पैदा करदा मसाइल भी हैं। एक मसला जो बहुत ज्यादा आ रहा है लाइसेंस लेने के बाद, वो ये है कि लाइसेंस लेने तक तो हम क्लियरिंग एजेंट हजरात हैं, कस्टम है,
ये गाइड कर देते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। लाइसेंस लेने के बाद का जो प्रोसीजर है, अब ये एक्सपोर्टर के अपने दफ्तर का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जिसके लिए रहनुमाई की जरूरत है। उसके लिए सर से भी गुजारिश की थी कि हमें कुछ सेमिनार वगैरह यहाँ मुनक्कद करें, ट्रेनिंग सेशन रखें। तो इन्होंने कहा था कि आप अपने मसाइल लिख के दें ताकि एक दफा उनको इनवाइट करके तो उसके ऊपर जो है एक ट्रेनिंग सेशन कर लिया जाए। वो भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल तो आ रहे हैं। क्योंकि जब भी नई कोई स्कीम्स मुतारिफ होती हैं तो उससे लोगों को अवेयर करना और उसका एक्चुअल क्या बेनिफिट है, क्या पर्पस है, वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे इस्माइल साहब ने कहा है कि इसमें अवेयरनेस सेमिनार कह लें या ट्रेनिंग सेशन कह लें, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या फ्यूचर में इस लिहाज से कोई प्लानिंग की जा रही है? जी, वक्तन फ़वक्तन इस्माइल साहब से बाकी कम्युनिटी बिजनेस जो है उसके साथ बातचीत होती रहती है। ये रिसेंटली जिक्र किया गया था क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन की तरफ से कि न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, जो लोग इस जकाजक के स्कीम में शामिल हो गए हैं, उनको अपने यूजुअल प्रोसेसेस रन करने का भी थोड़ी सी उनको गाइडेंस वगैरह चाहिए है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन से भी, और आज सिटी 41 के हवाले से इस तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सारी फैसलाबाद की EFS कम्युनिटी से, जो लोग भी EFS में शामिल हैं, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स, आप लोग अपने इस VBOC के अंदर PSW में इसके डेली जो अपलोड करते हैं आप लोग डेटा, उस हवाले से किसी किस्म के भी कोई आपके सवालात, आपकी उसके अंदर सजेशंस, फीडबैक, आप उनको इकट्ठा कीजिए और अपने लोकल क्लियरिंग एजेंट के हवाले करें। हम लोग इन सारे फीडबैक को एक कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि जो फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसके फोरम पे एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स हमने प्लान कर रखा है, जिसमें आप ही के सवालात, आप ही के मसाइल को हम आंसर करने की, गाइड करने की कोशिश करेंगे और बाकायदा उसके लिए मैनुअल्स, स्क्रीनशॉट्स और जिस किस्म की भी ट्रेनिंग एड्स की ज़रूरत हुई तो वो हम उसका बंदोबस्त कस्टम्स जो है वो एज अ पार्टनर करेगा आपके साथ। तो काइंडली अपने फीडबैक को अपने क्लियरिंग एजेंट तक पहुंचाएं और उसको कंसोलिडेट करें। इंशाल्लाह हम विद इन अ मंथ ये एक एजुकेशन सेमिनार्स का सिलसिला ज़रूर शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, सेमिनार होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या इस तरह से कोई चीज़ें प्लान की जा सकती हैं जैसे हमें जो है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है और लोग वहाँ से देखकर जो है उसको लेटर यूज़ के लिए भी सेव कर लेते हैं, तो क्या कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ इस तरह की कोई वेबसाइट या इस तरह का कोई पेज मौजूद है ऑफिशियली जहाँ से लोग जो है वो मदद ले सके अगर उन्हें कहीं मसला है चीज़ों को समझने में? तो फिलहाल EFS के पर्टिकुलरली कोई इस तरह का ऑनलाइन कंसोलिडेटेड मैनुअल या FAQs की कोई रिस्पांस मौजूद नहीं है, बट हम यही डेवलप करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इस सेमिनार्स का जिक्र किया था, तो ये FAQs ही इकट्ठे करने की रिक्वेस्ट की है मैंने सबसे। वेरी गुड सजेशन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि अल्टीमेटली ये सारे सवालात जब इकट्ठे हो जाएंगे और इन सेमिनार्स को हम वी विल गिव देम द शेप ऑफ FAQs, बिल्कुल तो वो हम अपने वेबसाइट पे भी जरूर डालेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन, हम उसका जरूर लेके जाएंगे चीजों को। फर्दर लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इस्माइल साहब, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें एक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं, जो PSW में हेल्पलाइन है, आप उस पर किसी भी वक्त फोन करें, कोई भी अपना मसला बताएं, वो तब तक आपके साथ इन टच रहेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। वैसे जो आप कह रहे हैं वो कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन आपने जो पॉइंट आउट की, अब इस पे भी चलेगा मामला। लेकिन फिलहाल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो PSW की हेल्पलाइन पे फोन करें, वो बंदा उनका जो वहाँ जो अमला बैठा है वो प्रॉपर गाइड करता है और बड़े तहम्मुल के साथ करता है। कोई ऐसा उस पर जल्दबाजी या गले से उतारने वाली बात, तो पूरे अच्छे तरीके से वो गाइड करके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने पहले भी बताया, सर ने भी बहुत ज़्यादा बताए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के हवाले से कि बहुत सारे फ़वाइद जो है हमारे एक्सपोर्टर हजरात को मिल रहे हैं। सर, आपको किस तरह का फीड डेली बेसिस पे जो है कारोबारी तबके की जानिब से मिलता है? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। आपने इश्यूज तो डिस्कस किए, साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट
इम्पैक्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बात करें। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लाभ मलाई कितनी बड़ी स्कीम बनाई गई है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ही बनाई गई। नंबर 2, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि बिजनेस वही करेगा जो रजिस्टर्ड होगा, जो डॉक्यूमेंटेड होगा। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो इस बिजनेस में नहीं आ सकता। फ्यूचर जो है वो EFS का ही है, सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो इनवाइसों का लेन देन जो होता था ना वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि EFS होल्डर कहता है जी मैंने 0 रेटेड लेना है। 0 रेटेड अगर लेना है तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही ले सकता है, अनरजिस्टर्ड से नहीं ले सकता। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर की देख लें, पूरे प्रोसीजर में किसी जगह क्लर्क से वास्ता नहीं बढ़ता। अगर हम लाइसेंस लेना चाहते हैं पूरे प्रोसीजर में कहीं क्लर्क से वास्ता नहीं पड़ता, ऊपर वाले स्टाफ से चंद लोगों से वास्ता पड़ता है, वो भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। अदरवाइज तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑनलाइन भी मतलब ऑनलाइन ही दी जाती है, तो लिहाजा ये भी एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारा कदम है। और तीसरा ये कि जो नए एक्सपोर्टर हैं जो कैलकुलेशन करते रहते थे कि मैं इंपोर्ट करूंगा कितना भाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट करूंगा, अब उनके लिए भी मैदान खुला है कि वो मैदान में आए, मेहनत करें और नेक नीति के साथ चलें, तो सहूलत ही सहूलत है। बिल्कुल ठीक सर, आपने इनकम टैक्स के हवाले से बात की कि जो इसमें रजिस्टर्ड होगा वही जो है इस जो सहूलत है उससे मुस्तफिद हो सकेगा। तो कलेक्टर साहब आप बताइए, हमारे यहाँ तो जो है वो इनकम टैक्स पे लोगों की रजिस्ट्रेशन का अमल बड़ा कम होता है, टैक्स चोरी भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या इससे हमारा टैक्स नेट भी बढ़ेगा? इस पूरी स्कीम से अगर हम देखें तो क्या ये चीज़ें वहाँ जाके भी लिंक करेंगी और लोग सारी बातें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट में भी आएंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखें, टैक्सेस जो है वो उसका एक, वैसे तो इनकम टैक्स शायद अलग है, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में वो बहुत से आपके इकोनॉमी के जो प्रोसेसेस हैं उसमें विद होल्डिंग टैक्स वहाँ पे कलेक्ट होता है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर हमने एक चेन बनाई है। वो क्या चेन है कि अगर आपने ड्यूटी टैक्सेस की छूट के साथ सामान अगर लेना है तो फिर आपको इस स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो टैक्सेस की छूट को हमने मुंसलिक कर दिया स्कीम की रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के साथ, या वाइसी वर्सा समझ लें जी, कि जो स्कीम में रजिस्टर होगा उसी को टैक्स की छूट मिलेगी। तो देखा जाए तो टैक्स नेट तो वहीं बढ़ गया। बिल्कुल, बजाय इसके कि लोग भोंडे तरीकों से टैक्स चोरी करने की कोशिश करें, हमने एक लीगल तरीका दिया कि खुश नियति ये है कि आप एक्सपोर्ट के लिए, आप एक्सपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट करें, अपना माल जो है उसमें वैल्यू ऐड करें और फिर आगे सप्लाई करें, तो जिसको सप्लाई करें वो भी स्कीम का हिस्सा होगा, तो आप उसको बगैर टैक्स के इनवॉइस दे सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो आगे एक्सपोर्टर को देगा तो वो भी। आपकी बात को आगे भी बढ़ाऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्क की मैशत की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है हमें अपने जितने भी ताजर हजरात हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरी एक चेन होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसी हवाले से हम जो है वो कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे कि टैक्स नेट इससे कितना बढ़ेगा। सर आप बता रहे थे कि पूरी एक चेन है, किस तरह से सप्लायर जो है वो जब सप्लाई करता है तो जो फ्रंटली नेक्स्ट बंदा होता है वो भी फिर इस स्कीम का हिस्सा बन जाता है, और किस तरह से फर्दर मामला चलते हैं। जी, मैं आपको यही बता रहा था कि जब एक्सपोर्ट की कवानीन अराउंड 1990s में जब वैट आया, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से, तो उस जमाने में एक्सपोर्ट की जो कंसेशन है उसका एक ही तरीका था, वो था रिफंड। ओके। कि आपने मार्केट से या इंपोर्ट का सामान आपने बाजार से उठाया टैक्स देकर, लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप उस माल को एक्सपोर्ट कर देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि आपने वाकई एक्सपोर्ट कर दी है, तो फिर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और उसके अंदर फिर कबाहतें भी थी। जी। हमने ये देखा कि उस जमाने में फेक इनवॉइसेस लोग बना लेते थे। लोगों को, अब महकमे को तो नहीं पता कि आपने कितना मटेरियल यूज करके क्या चीज बनाई,
इनपुट आउटपुट रेशियोज यानी कि कितने खाम माल से कितना एंड गुड्स बनती हैं, इसके कोई रेशियोज डिटरमिन नहीं थे। तो ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स बहुत ज़्यादा काम जो है वो कस्टम्स के महकमे में इस हवाले से हुआ। इंडस्ट्री के अंदर जो कहते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट किया, काम वहाँ से शुरू हुआ था मिड 90s में, जिसको इनपुट आउटपुट रेशो कहते हैं कि कितनी इनपुट से कितना आउटपुट बनेगा। उस चीज़ को सामने लाते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता फिर इस चेन को पीछे की तरफ लेके गए, यानी कि एक्सपोर्टर को जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसको ये इजाज़त मिल गई कि आप एक्सपोर्टर को टैक्स चार्ज ही ना करें। क्योंकि जाहिर है एक्सपोर्टर ने तो उस सामान से एक्सपोर्ट सामान बनाना है, और बजाय इसके कि वो आपको टैक्स दे फिर हुकूमत से रिफंड ले, जिसके लिए उसको लाइन में खड़ा होना पड़े, इस प्रोसेस को कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते थे। तो ये सहूलत दी गई कि जी एक्सपोर्टर को जो बंदा सप्लाई करेगा वो बेशक उसको बगैर ड्यूटी के सप्लाई कर दे, लेकिन वो खुद रजिस्टर हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन की चेन एक स्टेज पीछे चली गई। बिल्कुल ठीक। और इसको जीरो रेट इनवॉइस कहते हैं कि जब आप किसी एक्सपोर्टर को बगैर टैक्स के सामान दे दें, क्योंकि आपको पता है कि उसने एक्सपोर्ट ही करना है, तो टैक्स चार्ज करने का फायदा नहीं। फिर इस चेन को फर्दर और पीछे लाया गया, फिर इसको इंपोर्ट्स की तरफ भी ले गए कि जो लोग इंपोर्ट करेंगे और अल्टीमेटली वो इंपोर्ट जो है वो किसी एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री की तरफ भी जाएगी, तो वो इंपोर्ट भी बगैर ड्यूटी के हो सकेगी। सो ये इस चेन को आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे की तरफ लेके गए, और उससे हमने देखा कि लोग इन स्कीमों के साथ मुंसलिक होते रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे टैक्स नेट के अंदर इन स्कीमों की वजह से और इसकी जीरो रेटिंग को पीछे पुश करने की वजह से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। सो डेफिनेटली पिछले 20 साल में आप देखें टैक्स नेट बिल्कुल बढ़ा है हमारा। बिल्कुल ठीक है अभी भी, लेकिन इस्माइल साहब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको मजीद इसमें इजाफा हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टैक्स चोर जो है मार्केट में। इसकी डेप्थ का अंदाजा इस तरह से लगाएं कि जो सरगोदा में किन्नों का एक्सपोर्टर है वो भी इससे फायदा उठा सकता है। अच्छा। जो किन्नों जिस गत्ते में जिस डिब्बे में पैक होते हैं EFS में, और वो डिब्बा खरीदते वक्त सेल टैक्स जीरो रेटेड हो गया। बिल्कुल। आप किन्नू एक्सपोर्ट करें, किन्नू के ऊपर एक वैक्स लगती है जिससे वो पॉलिश हो जाता है, चमकदार हो जाता है। वो वैक्स जो है वो लोकल मार्केट से लें या इंपोर्ट करें तो टैक्सेस माफ हो गए। लेकिन किस हद तक जाके यानी सरगोदा में टोबा में जो किन्नू के एक्सपोर्टर है वो फायदा उठा सकते हैं। छोटी इंडस्ट्री में जो किन्नू ये जो कार्टन वगैरह सेल करते हैं वो फायदा उठा सकते हैं। डेप्थ तो इसमें है, लेकिन एक चीज जो है ना वो मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से अपने फैसलाबाद के अहबाब तक पहुंचाना चाहूंगा। मुझे 39 ईयर्स हो गए इस इंपोर्ट की क्लियरेंस में, और मैंने जीरो से स्टार्ट लेने वाले इदारों को बामे रोज पर देखा है। मगर इन 39 सालों में एक चीज मैंने नोट की है कि ऊपर वही आया है जो डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और भले उसने जितना मर्जी बिजनेस किया हो, ना उसका नाम हो सका, ना वो उस लेवल पे तरक्की कर सका। और ये जितने लोग डॉक्यूमेंटेड थे इनमें फैसलाबाद के जितने भी बड़े इदारे हैं, इन्होंने जब स्टार्ट लिया, मुझे याद है मैं इदारों का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, लेकिन आज जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, वजह क्या है कि वो डॉक्यूमेंटेड हुए, जेन्युइननेस को प्रमोट किया, और अल्लाह ताला की रहमत भी उसमें शामिल। क्योंकि सर देखिए जो लॉज होते हैं वो हमारी ही बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, तो उन पे जो है वो अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि माशाल्लाह से 39 ईयर्स से वो सर्व कर रहे हैं। सर एज अ कस्टम ऑफिसर कितना मुश्किल होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं डेली बेसिस पे? अगर एज इंडिविजुअली देखे जाए, अदारे को तो एक अलग चैलेंजेस होते हैं ना, एक ऑफिसर को कितने सारे चैलेंजेस होते हैं? जी मेरा ख्याल है ज़ाती और पेशा वाराना दोनों किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ज़ाती चैलेंज तो वहीं से शुरू हो जाता है जिस वक्त आपके होम टाउन से बाहर आपकी पोस्टिंग होती है। बिल्कुल। और क्योंकि कस्टम्स एक फेडरल इदारा है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक इंटरनेशनल इदारा है, क्योंकि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस ब्रसल्स में है, जहाँ पे इस वक्त हमारे एक बहुत ही प्यारे सीनियर अफसर जो हैं वो उधर पोस्टेड भी हैं जी, असर रिजवी साहब, और अगर वो प्रोग्राम देखें तो अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारी इंटरनेशनल पोस्टिंग्स पाकिस्तान के एम्बेसीज में भी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस मुल्क के साथ आप तिजारती रवाबित मुंसलिक करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड कॉन्सुलेट बनाते हैं, और उसके बाद उसको अपग्रेड करते हैं एम्बेसी की तरफ। तो जितनी भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं उनमें से बेशतर एम्बेसीज में
कस्टम्स के अफसरान जो हैं वो एज कमर्शियल काउंसलर्स, एज ट्रेड ऑफिसर्स सर्व करते हैं। तो अगेन वो डिस्प्लेसमेंट का जो एक अंसर है वो तो बहुत स्ट्रांग है। अक्सर लोग जो है वो सारी जिंदगी सेटल नहीं हो पाते। बिल्कुल। दूसरा, पर्सनल हवाले से भी आपको अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है, मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं जैसे इस्माइल है, अब इनको इजाजत है कि ये कभी भी आके, बल्कि मैंने कहा कि अगर आप 1 या 1:30 बजे आए तो आप मेरे दफ्तर में फ्रूट भी खा सकते हैं आके, क्योंकि मैं लंच में अक्सर जो है वो थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ। लेकिन ये लोग आते हैं, गप भी लगती है इनके साथ, तो उस चीज को आपको अपने अंदर एक इस लेवल का पेशेंस, जैसे एक पिदराना किस्म का पेशेंस, वो शफकत पैदा करनी पड़ती है सरकार को। बिल्कुल। और तीसरी चीज वो जिम्मेदारी है जो ये यूनिफॉर्म हमें देता है। एग्जैक्टली। ये तकरीबन 5-6 साल पहले हमारे जो मुदब्बिरीन थे इस हमारे महकमे के, उन्होंने कहा बात कि तो नहीं, ये है कि किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं उसमें चैलेंजेस आपको फेस हाँ करने जी। पड़ते हैं और वो आपके काम की खूबसूरती होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल से जो है वो चीज़ें बयान की। और देखने वालों के लिए जो है वो यही दुआ है हमेशा से कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करे, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।